जो लोग यूएसएमएल स्टेप 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनको यूएसएमएल स्टेप 2 की जो प्रिपरेशन है, वो एज़ कम्पेयर टू यूएसएमएल स्टेप 1 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल लग रही होगी। एंड इन रियल लाइफ अगर मैं आपको कंपैरिज़न करके बताऊँ यूएसएमएल स्टेप 1 एंड यूएसएमएल स्टेप 3 से, वो वाक़ई कॉन्सेप्चुअल होती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको या तो अभी या तो आगे चल के परेशान कर सकती हैं। उनके मैं नाम अभी बता देता हूँ, लेकिन उनका सॉल्यूशन मैं आपको एंड में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बताऊँगा स्टार्ट कैसे करनी है तैयारी। सबसे पहली चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगी वो है बायोस्टैटिस्टिक्स, क्योंकि स्टेप 2 सीके में बायोस्टैटिस्टिक का रोल थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू यूएसएमएल स्टेप 1। दूसरे नंबर पे जो चीज़ आपको परेशान करेगी वो है एथिक्स नहीं, वो है वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग। ये नाम सुनने में तो बहुत ही आसान है कि वैक्सीन स्क्रीनिंग ये क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें याद होता है। लेकिन जो स्टेप 2 सीके का एग्जाम है उसमें बहुत ही डीप पढ़ा जाता है वैक्सीन और स्क्रीनिंग। आपको पूरा शेड्यूल याद करना होता है कि कौन सी वैक्सीन जो है वो 50 प्लस वालों को हम देंगे, कौन सी वैक्सीन है जो 65 ईयर्स वाले में हम देंगे, या कौन सी स्क्रीनिंग है जो हम 65 ईयर वाले में हम करवाते हैं, या कौन सी वैक्सीन स्क्रीन है जो हम बच्चों में कराते हैं। तो ये थोड़ा डीप पढ़ना होता है। नंबर 3 पे आता है एथिक्स। नंबर 3 पे एथिक्स इसलिए क्योंकि इसका रोल तो ज़्यादा है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई होती है एथिक्स की। अगर आप स्टेप 2 सीके में एथिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप एथिक्स के क्वेश्चन सही कर सकते हैं और आप स्टेप 2 सीके में स्कोर अच्छा ले सकते हैं। इनकी जो ये पढ़ना कैसे है, ये 3 चीज़ों की तैयारी कैसे करनी है, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले आप शुरू करते हैं कि स्टेप 2 सीके शुरू कैसे करना है। यूएसएमएल स्टेप 2 सीके जो लोग तैयारी करते हैं वो या तो फाइनल ईयर में होते हैं या तो ग्रेजुएट्स होते हैं। रेयर केसेस में वो 4th ईयर स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो जबकि आप फाइनल ईयर में हैं या तो ग्रेजुएट हैं, तो मैं मोस्टली ये रिकमेंड करूंगा कि आप यू वर्ल्ड अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आप रैंडम वाइज करें, सिस्टम वाइज ना करें। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा है जिसने एमबीबीएस के दौरान अच्छे से नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, या उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है बिल्कुल भी, तो वो स्टार्ट में सिस्टम वाइज यू वर्ल्ड कर सकता है अप टू 20%। आप एक एक ब्लॉक जो है वो बनाएं यू वर्ल्ड का सिस्टम वाइज, वो 20% तक ले जाएं और फिर आप रैंडम स्टार्ट करें। अदरवाइज अगर जिसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं मेडिकल स्कूल से लेकर, वो लोग रैंडम वाइज स्टार्ट करें तो अच्छा है। स्टेप 2 सीके की प्रिपरेशन में कोई रिकमेंडेड बुक नहीं है, कोई रिकमेंडेड बुक तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे बुक्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। उनके नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जो बुक है वो है यूएसएमएल स्टेप 1 का जो फर्स्ट एड बुक है वो। नंबर 2 पे फर्स्ट एड का स्टेप 2 सीके का बुक है वो। नंबर 3 पे फर्स्ट एड का एल्गोरिदम का भी एक बुक आता है वो। और नंबर 4 पे एम्बोस की लाइब्रेरी। ये 4 चीज़ें आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं यू वर्ल्ड से, आपका लैपटॉप आपके सामने खुला हुआ है, आप यू वर्ल्ड कर रहे हैं, और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यू वर्ल्ड ने ये जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से नहीं बताया है, मुझे और इसको डिटेल में पढ़ना है, तो आप इन बुक्स से सर्च करके पढ़ सकते हैं। ये बुक्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक आप ऑनलाइन डाउनलोड करें, फ्री में मिल जाते हैं। आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूंगा, मुझे आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करना। इनको आप लैपटॉप पे खोल के रखें सामने। जब आप यू वर्ल्ड सॉल्व करें और कोई ऐसा सवाल आपको लगे कि इसका कॉन्सेप्ट मेरा वीक है, तो आप इन बुक्स से सर्च करके पढ़ सकते हैं। या कोई ऐसा एल्गोरिदम आप देख रहे हैं क्वेश्चन में कि पहले ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, फिर ये स्टेप करना है, और अगर वो यू वर्ल्ड से आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप फर्स्ट एड की एल्गोरिदम बुक्स में वो सर्च करके एल्गोरिदम देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आप स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ है जो है इनर सर्कल के नोट्स, वो आप ऑन द फर्स्ट डे स्टार्ट ना करें, क्योंकि वो कॉपी होती है यू वर्ल्ड की। तो आप पहले तो आप अपना रिदम बनाएं यू वर्ल्ड पे। आप एटलीस्ट 20 to 30% यू वर्ल्ड कर लें, फिर आप इनर सर्कल स्टार्ट कर सकते हैं। इनर सर्कल ऐसे नोट्स हैं जो आप किसी फ्रेंड के साथ, कलीग के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्कशन में ज़्यादा फायदा होगा। डिस्कशन में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप साथ में ना पढ़ें लाइन बाय लाइन, कि आज अगर हम कार्डियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप लाइन बाय लाइन इनर से ना पढ़ें। आप एक दूसरे से क्वेश्चनिंग करें। आप अगर आपको कार्डियोलॉजी पढ़ना है किसी फ्रेंड के साथ, तो उसको आप ये कहें कि आज हम कार्डियोलॉजी डिस्कस करेंगे। रीड नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब आप डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि आप इनर सर्कल के नोट्स अपने फ्रेंड या कलीग के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपने स्टार्ट में यू वर्ल्ड स्टार्ट करना है, अप टू 20 to 30% यू वर्ल्ड करके आप इनर सर्कल की हेल्प ले सकते हैं। और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो आप इन 3 बुक्स से जो मैंने आपको बताया, स्टेप 1 का फर्स्ट एड, स्टेप 2 सीके का फर्स्ट एड, एल्गोरिदम का फर्स्ट एड, और एम्बोस की लाइब्रेरी में सर्च करके पढ़ सकते हैं। जब आप 20 to 30% तक यू वर्ल्ड ले जाएं, और उसके बाद आप इनर सर्कल के नोट्स भी पढ़ सकते हैं साथ साथ यू वर्ल्ड के। 50% यू वर्ल्ड करने के बाद आपने अब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है उन 3 चीज़ों पे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, बायोस्टैटिस्टिक्स, एथिक्स एंड वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग। ये जो 3 चीज़ें हैं, ये तकरीबन 35% यूएसएमएल स्टेप 2 के सीके के पेपर का हिस्सा होती हैं। तकरीबन जो 35% एग्जाम होता है वो इन 3 चीज़ों से होता है, एथिक्स, बायोस्टेट एंड वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एथिक्स के बारे में कि एथिक्स आपने कहाँ से करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोर्शन इन तीनों में से एथिक्स का होता है। एथिक्स में क्वालिटी एंड सेफ्टी के क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं। एथिक्स एक तो आप यू वर्ल्ड से करते जाओगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको देता जाएगा। नंबर 2 पे आपने एम्बोस में से हाई यील्ड, ये आपको सामने दिख रहा है हाई यील्ड में क्वालिटी एंड सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं, वो आपने सारे के सारे करने हैं जब आपका 50% यू वर्ल्ड हो जाए। नंबर 2, एथिक्स के 100 क्वेश्चन हाई यील्ड में मौजूद हैं, आप वो कर सकते हैं। अगर आपने स्टेप 1 में अच्छे से ये सॉल्व किए हैं तो आप ना करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है एथिक्स में तो आप ये लाजमी करें सॉल्व। नंबर 3, डर्टी मेडिसिन के यूट्यूब पे 100 एथिकल कॉन्सेप्ट्स की एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। नंबर 4, जब आप क्वालिटी एंड सेफ्टी के क्वेश्चन कर लें तो हे गुरु ने यूट्यूब पे इसकी एक वीडियो लगाई हुई है, वो भी आप फ्री टाइम में जब आप बेड पे लेटे हुए हैं तो देख सकते हैं। इसके अलावा आप यू वर्ल्ड से तो एथिक्स करते जा रहे हैं, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि ये वाकई हाई यील्ड है, उसको आप एम्बोस की लाइब्रेरी में सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एथिक्स के लिए जो मैंने बताई हैं, अगर आप ये कर लेते हैं
तो बिलीव मी आप ऑन द डे ऑफ एग्जाम एथिक्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, और ऑन द डे ऑफ एग्जाम एथिक्स आपका स्कोर बढ़ाने में मदद कर सकती है। नंबर 2, वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग का मैं आपको बताऊंगा। वैक्सीन एंड स्क्रीनिंग का सिंपल सा फंडा है। नंबर 1, एनबोज में हाई यील्ड में ये एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं। नंबर 2, एक यूएल का पीडीएफ बना हुआ होता है जिसमें वैक्सीन और स्क्रीनिंग कंपाइल करके बनाया गया है पीडीएफ, अगर वो आपको चाहिए तो मैं आपको वो सेंड कर दूंगा, आपने वो करना है। ये 2 चीज़ों से आपकी वैक्सीन स्क्रीनिंग कवर हो जाएगी और आप एमसीक्यूज तो कर ही रहे हैं यूएल से, तो ये इनफ है इनके लिए। नंबर 3, जो मुश्किल से मुश्किल चीज़ है वो है बायोस्टेटिस्टिक्स। बायोस्टेटिस्टिक्स मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसमें रटा ज़्यादा है। बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए यूएल तो आप कर ही रहे हैं, यूएल में बायोस्टेटिस्टिक्स ज़्यादा मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू रियल एग्जाम। तो आप पैनिक नहीं होना, अगर आपके बायोस्टेटिस्टिक्स से कुछ ज़्यादा गलत अगर हो रहे हैं यूएल में तो आपने पैनिक नहीं होना, वो वैसे ही मुश्किल है एज कम्पेयर टू रियल एग्जाम। बायोस्टेटिस्टिक्स के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक तो आप यूएल कर रहे हो, दूसरा स्टेप 1 का फर्स्ट एड से जो बायोस्टेटिस्टिक्स है वो सारी आपने करनी है स्टेप 1 के फर्स्ट एड से। नंबर 3, एड्स लेटर गैप्स्टिक्स, ये आप रेंडेनेल की वीडियो से आप सुन सकते हैं, या इवन दो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी वीक है अभी तक, स्टेप 1 में आपने अच्छे से नहीं किए थे, तो आप रेंडेनेल की सारी वीडियोस देख सकते हैं बायोस्टेटिस्टिक्स की। बायोस्टेट के लिए ये चीज़ इनफ है, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि इसका आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता। अगर आप एग्जाम के डे पे बायोस्टेट के एक सवाल पे 3 मिनट ज़ाया कर देंगे तो आपके दूसरे कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके रह जाएंगे। तो अगर आपको ऑन द डे ऑफ एग्जाम कोई बायोस्टेट का सवाल नजर आ रहा है और बहुत सा लेंथी है तो आप इसको मार्क करके आगे चले जाएं, कोई भी आंसर टिक करें और आगे चले जाएं। जब आपको टाइम मिलता है तो आप उसको रीड करके फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप उस क्वेश्चन पे अपना 3-4 मिनट वेस्ट करेंगे ना तो फायदा नहीं है। क्या पता 3-4 मिनट वेस्ट करने के बाद भी वो गलत हो जाए आपका, तो आप उस एक एमसीक्यूज के चक्कर में बाकी जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज है वो आप गलत कर दोगे। अगर आपको आता है, जैसे ही आपके सामने एमसीक्यूज आ जाए, अगर आपको लगता है कि यार ये बायस पूछ रहा है तो आप उसको पढ़ लें। बायस जो है वो एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको सामने दिख रहा है ड्रग रेट इतना बड़ा है, आपको लग रहा है टाइम वेस्ट होगा, उसको मार्क करें, उसको टिक कर लें कोई भी बीसीडी और आगे चले जाएं। अगर आपका टाइम बचता है तो उसको रिव्यू करें और फिर सबमिट करें ब्लॉग। ये चीज़ मैंने अप्लाई की थी तीनों यूएसएमडी स्टेप्स में, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें ऐसे कवर करनी है। अब आते हैं, आपका एम्बोज से हाई यील्ड भी हो गया, 50% यूएल भी हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने देनी है एक एनबीएमई। मैं हमेशा यही रिकमेंड करता हूँ, जब आप 50% से ज़्यादा आप प्रिपेयर हो जाएँ तो आप एनबीएमई दे दें, एटलीस्ट एक दें, क्योंकि आपको पता कैसे लगेगा कि आपने वाकई अच्छी तैयारी की है, वो आपको एनबीएमई बताती है। सबसे पहली एनबीएमई जो आपने देनी है वो है नंबर 10 एनबीएमई आपने। अब ये डिसाइड करेगी आपने कितना खोया कितना पाया। जैसे ही आप पहली एनबीएमई दे दें तो आपने उसमें देखना है कि आपके कौन से वीक एरियाज हैं, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा गलत हुए हैं एमसीक्यूज। वो जो गलत हुए हैं एमसीक्यूज, पहले तो आपने एनबीएमई की एक्सप्लेनेशन पढ़नी है। फिर लेट्स सपोज अगर मैंने गायनी एंड ऑप्स से ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हुए हैं एनबीएमई से, तो मैं अब शुरू करूँगा सीएमएस फॉर्म। साथ में फॉर्म मैं अब गायनी का सीएमएस फॉर्म सॉल्व करूँगा और उससे ये वीक एरियाज को मैं कवर करूँगा। वीक एरियाज कवर करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ सीएमएस फॉर्म्स एंड यू वर्ल्ड का सिस्टम वाइज ब्लॉक। अब आप सिस्टम वाइज ब्लॉक उसका बनाएं जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज गलत हुए हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया गायनी एंड ऑप्स का, तो आप सीएमएस फॉर्म करेंगे, सिस्टम वाइज ब्लॉक बनाएंगे, एनबीएमई आपने वैसे ही रिव्यू किए इनकरेक्ट्स और आप इसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, फिर आप देंगे दूसरी एनबीएमई एंड सो ऑन। आपने ऐसे ही इसको करते जाना है। कुछ ऐसे सीएमएस फॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा जो आपने लाजमी करने हैं। सबसे पहले मैं जो सीएमएस फॉर्म रिकमेंड करूंगा वो है फैमिली मेडिसिन के सीएमएस फॉर्म। कुछ लोग फैमिली मेडिसिन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही हाई यील्ड फॉर्म्स हैं। इनमें से कभी कभी सिमिलर कॉन्सेप्ट्स भी आ जाते हैं एग्जाम में। तो सीएमएस फॉर्म्स में फैमिली मेडिसिन के लेटेस्ट जो 3 फॉर्म है वो आप लाजमी करें। नंबर 2 पे इमरजेंसी मेडिसिन के एटलीस्ट 2 और 3 आपने फॉर्म्स करने हैं। नंबर 3 गायनी एंड ऑप्स के एटलीस्ट 2 फॉर्म्स आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके अगर ज़्यादा वीक है तो आप 3 भी कर सकते हैं। नंबर 4 साइकेट्री के एटलीस्ट 2 फॉर्म। नंबर 5 इंटरनल मेडिसिन के भी आप 2 या 3 फॉर्म्स कर लें, तो ये तकरीबन बनते हैं 12 to 14 फॉर्म्स। टोटल सीएमएस फॉर्म्स होते हैं 50। आपने ये 12 to 14 तो लाजमी करने हैं। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनमें सर्जरी और पीड्स के भी फॉर्म्स होते हैं, न्यूरो के भी होते हैं। अगर आपकी सर्जरी, पीड्स, न्यूरो एनबीएमई में ज़्यादा गलत हो रही है या वो आपकी वीक है तो आप वो भी फॉर्म सॉल्व कर सकते हैं। एक सीएमएस फॉर्म में होते हैं 50 क्वेश्चंस। करना कैसे है, मैंने इसको किया था ट्विटर मोड पे। अब ये डिपेंड करता है आप किस पे करते हैं, ट्विटर मोड पे करते हैं या टेस्टिंग में करते हैं। मेरा रीज़न ये था ट्विटर पे करने का कि जब मैं सॉल्व करते जा रहा था कि एमसीक्यू तो मैं उसके साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ते जा रहा था। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 50 एमसीक्यूज तो सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी, लेकिन जब एक्सप्लेनेशन पढ़ने का टाइम आता है तो वो जान छुड़वाते हैं। तो यही रीज़न था मेरा ये ट्विटर मोड पे करने का, क्योंकि मुझे जान नहीं छुड़वानी थी, मुझे इसके कॉन्सेप्ट्स लेने थे। इसका स्कोर मैटर नहीं करता कि आपने 50 क्वेश्चन किए और आपने 70% लिया, 80% लिया, डजंट मैटर। आपने कॉन्सेप्ट कितना गेन किया ये मैटर करता है। तो मेरा यही एक सिंपल सा फंडा था, मैंने कॉन्सेप्ट्स लेने थे, तो मैंने सारे के सारे जो सीएमएस थे तकरीबन 12 to 14 जो मैंने आपको हाई यील्ड बताए वो मैंने किए थे ट्विटर मोड पे। मैं ऐसे करता था जैसे मैं यूएल सॉल्व कर रहा हूँ, 50 ब्लॉक बना के उसको एक एक करके एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ता जाता था। सीएमएस फॉर्म्स के अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है डिवाइन ब्रॉडकास्ट। आपने बहुत लोगों से सुना होगा डिवाइन ब्रॉडकास्ट। डिवाइन ब्रॉडकास्ट सारे सुनने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं तो 2 ही रिकमेंड करूंगा जो आपने लाजमी सुनने हैं। उसके अलावा आपकी मर्जी है, आप सुन सकते हैं नहीं सुन सकते, वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा वो है 2। नंबर 1 पे है नेक्स्ट बेस्ट स्टेप का ब्रॉडकास्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेस्ट स्टेप का ब्रॉडकास्ट आप गूगल पे सर्च करेंगे डिवाइन ब्रॉडकास्ट नेक्स्ट बेस्ट स्टेप आ जाएगा आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2 बायसेस का ब्रॉडकास्ट लाजमी देखें। बायसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बायोस्टैटिस्टिक्स में, और बायसेस एक ऐसा टॉपिक है वो आप कॉन्सेप्चुअली सही कर सकते हैं उसके, तो वो आप लाजमी देखें डिवाइन ब्रॉडकास्ट। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यूएसएमएल स्टेप 2 सीके की प्रिपरेशन में।
आप इसको ऐसे ही लेते जाएं जैसे मैंने आपको बताया है, ये आपकी फाउंडेशंस भी बनाता जाएगा और आपके वीक एरियाज भी कवर होते जाएंगे, और जब आप NPMEs देते जाएंगे तो आपका स्कोर भी इंक्रीज होता जाएगा। अब आते हैं एग्जाम कब देना है। एग्जाम आपने तब देना है एटलीस्ट 70 प्लस। अगर आपके 3 कंसेक्यूटिव NPMEs में स्कोर आ रहा है तो आप एग्जाम दे दें। मैं स्कोर नहीं बता रहा, मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ। परसेंटेज आपने कैसे निकालनी है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन डिवाइड बाय टोटल क्वेश्चन इनटू 100। आपकी परसेंटेज अगर 70 से अबव आ रही है 3 कंसेक्यूटिव NPMEs में तो आप एग्जाम जाकर दे दें। काफ़ी लोग आपको डराएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 70 प्लस आ रहा है कंसेक्यूटिव NPMEs में तो आप रेडी हैं एग्जाम देने के लिए। जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है उसमें पहले तो मैंने आपको NBME बताई 10 से स्टार्ट करना है अप टू लेटेस्ट वन। लेटेस्ट मेरे ख्याल से अभी 16 है, तो लेटेस्ट तक आपने ले जाना है उसको। नंबर 2 फ्री 120, ओल्ड भी देनी है, न्यू भी देनी है। न्यू आपने लास्ट वीक में देनी है एग्जाम के। उसके अलावा यूसा होती है, उसमें 1 2 3 3 है, उसमें उनमें से आप 1 या 2 दे सकते हैं। वो आपका प्रेशर हैंडल करना आपको सिखाती है। तो ये है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट फॉर USMLE स्टेप 2 CK। और जो सिस्टम में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं, आइदर USMLE स्टेप 1 हो, 2 हो और 3 हो, तीनों के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं उनमें से पहला है कार्डियो, दूसरा है पल्मो, तीसरा है एंडो और फिर आपका GI। ये जो 4 सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है USMLE एग्जाम्स के लिए। इंपॉर्टेंट सारे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे हाई यील्ड चैप्टर्स कौन से हैं तो ये 4 हैं। आप इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ें। इसके अलावा पढ़ना तो आपने सारा है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम देना है। ये बहुत ही हाई यील्ड चैप्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो USMLE स्टेप 2 CK की प्रिपरेशन से तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। विशिंग यू अ गुड लक, गुड बाय।